हे गाइस, दिस इज़ पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरकुलिस यानी इनक्रेडिबल हल्क की जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी। आपको याद होगा उसके मैंने पिछले 3 एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हूँ उसी का जो है अब अगला इशू यानी कि इशू नंबर 4 शेयर करूँगा, जो कि हमारा एपिसोड 4 कहलाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कोई स्टोरी आर्क नहीं है जिसको मैं 3-4 वीडियोज़ के अंदर कवर करूँगा, बल्कि ये सिर्फ एक सिंगल इशू है जिसको अभी हमारी टाइमलाइन के अंदर कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अब इसकी बेसिकली बारी आ चुकी है कि मैं आपके साथ ये इशू शेयर करूं। और इस इशू को शेयर करने का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक इटर्नल्स की टाई इन है। मतलब इस कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर हमें एक इटर्नल का कैमियो दिखेगा। और इस जिस वक्त हम इटर्नल्स की वो सीरीज़ अपने चैनल पे दिखा रहा था मैं आपको, समझ लीजिए ये कॉमिक उसी बीच आया है। मतलब उसी बीच जो है इटर्नल्स थोड़े मार्वल के अंदर फेमस हुए थे, तो उन्होंने और भी बहुत सारे दूसरे कॉमिक्स में कैमियोज वगैरह करे हैं। तो जिस तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो हमको समझ में आती रहेगी ये टाइमलाइन की किस तरह से चल रही है। इसी तरह अपने इटर्नल्स के कॉमिक्स में देखा था कि किस तरह से एक्स-मेन ने अपना कैमियो किया था। सो गाइस, चलिए पहले इस कॉमिक बुक को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आखिर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को की तरफ जो है एक गाड़ी आ रही होती है और उस गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं अथीना और अमेंडियस जो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप अथीना जो इटर्नल्स की है और अथीना जो ओलंपिक गॉड्स की गॉडेस है, उन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये जो है हरकुलिस की बहन अथीना है, और हमें पता है कि हरकुलिस और अमेंडियस जो एक साथ घूम रहे हैं और अथीना उनकी मदद कर रही थी। और उसने लास्ट एपिसोड में हमें ये भी बताया था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसका हमें सामना करना होगा। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये उन दोनों को वहीं उस मुश्किल की तरफ लेके जा रही है। और रास्ते में हम लोग बातें वगैरह देख रहे होते हैं कि अथीना उससे बोलती है कि सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना होगा कि तुम जब कुछ बुरा कर रहे हो तो उसके लिए तुम कैसा फील करते हो। तो अमेंडियस जो बोलता है कि तुम बैड का मतलब मुझे बताओगी कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो बोलती है कि अच्छा ज़रा एक काम करो। तो बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो उस बारे में बात कर लें कि जब तुमने मेरे भाई को एक खतरनाक मुश्किल के अंदर घसीट दिया और तुम लोगों ने तकरीबन शील्ड को पूरा डिस्ट्रॉय कर ही दिया था और इस दुनिया के सबसे मोस्ट हेटेड सुपर विलन्स में से एक बन गए थे। तो अमेंडियस जो बोलता है कि कम ऑन अथीना, ये इतना भी बुरा नहीं है और तुम वो बात तो भूल ही गई कि वर्ल्ड वार हल्क के जो रेफ्यूजीज थे उनको मैंने $1 लाख का चेक काट के दिया था शील्ड की लैंड माइन बजट के अंदर से। क्या तुम उसके लिए मुझे क्रेडिट नहीं दोगी? मैंने उनकी भी तो मदद करी है ना। तो अथीना बोलती है कि तुम्हें अभी भी जो है अपनी इंटेलिजेंस को सही तरह इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना होगा अमेंडियस। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस तो बहुत है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आती, इसलिए सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंटेलिजेंस होती क्या है। तो इंटेलिजेंस कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन को। तो अमेंडियस बोलता है कि वो तो मेरे लिए बहुत आसान है। मतलब तुम्हें तो पता ही है कि मैं इस दुनिया के 99.99993% लोगों से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पैटर्न्स देख सकता हूँ। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर के पैटर्न की बात कर रही हूँ। तुम सब कुछ तो देख सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो चल रहा है तुम उसको नहीं देख सकते हो, तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते हो। तो इसी वजह से तुम भी वही मिस्टेक्स करते हो जो कि हर मोर्टल या कोई गॉड करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग सैन फ्रांसिस्को में जो है यहाँ पे आ रहे होते हैं, यानी गोल्डन गेट पार्क के ऊपर, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से आपको ड्रीमिंग सेलेस्टियल देख के खड़ा हुआ है तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि हरकुलिस पीछे गाड़ी के अंदर सो रहा होता है और बोलता है नींद में से उठ के, यार क्या हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे हम देखते हैं थीना और अमेंडियस से उतरते हैं और थीना बोलती है जो लोग अपने अंदर पैटर्न्स नहीं ढूंढ पाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं। जैसे कि इसको देखो, ये एक 2000 फुट लंबा हजारों साल पुराना एक आर्मर्ड स्पेसमैन है, लेकिन इसको अपने बारे में कुछ पता नहीं था तो इसलिए यहाँ नेशनल गेट पे खड़ा हुआ है, ना कुछ कह रहा है ना ही कुछ कर रहा है। और वहीं पे अमेंडियस बोलता है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। तो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मोरॉन्स को देख रहे हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर हैं। और वहीं पे हरकुलिस नींद में से उठते हुए बोलता है कि थीना तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम हमें यहाँ इतनी दूर इस कंट्री के आखिरत में ले आई हो, वो भी सिर्फ एक लेसन देने के लिए। तो थीना बोलती है कि मैंने तुम लोग को वर्मोंट में कहा था ना, ये प्लेनेट जो है यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त वॉर हो सकती है और हमें उसके लिए तैयार होना होगा। तो हरकुलिस बोलता है कि हम लोग हमेशा से तैयार होते हैं। तो थीना बोलती है ओ रियली, क्या तुम केनोस को भूल गए। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक पुराना फ्लैशबैक जो कि हम देखते हैं 1268 BC का है। मतलब ये बहुत ही हजारों साल पुरानी बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताती है कि एरीज इसका एक लड़का था जो कि उसने एक मोर्टल बीवी के साथ करा था और वो बिल्कुल अपने बाप की तरह ही था। केरोस के सर पे एक धुन सवार थी कि वो अपने बाप यानी गॉड ऑफ वॉर के नाम पे टेम्पल बनाएगा, लेकिन वो टेम्पल बनाएगा इंसानों की हड्डियों से। जो लोग वहाँ पे आया करते हैं, जो लोग वहाँ से गुजरा करते हैं, उन सबको मर्डर करके उनकी हड्डियों से वो टेम्पल बनाएगा। एक दिन उसने जो है गलत टूरिस्ट को पिक कर लिया जिसको उसको नहीं करना चाहिए था। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है क्या क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उस दिन जो है हरकुलिस आ गया होता है केनोस के टेम्पल में, और केनोस जो है उसको भी मारने की सोच रहा होता है। और थीना बताती है वैसे तो जब भी लोगों को पता चलता है हरकुलिस कि तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है तो वो सबसे पहले तुमसे माफी मांगते हैं और तुमसे दूर भाग जाते हैं, लेकिन केनोस
केनोस के अंदर एरिस कुछ ज्यादा ही मौजूद था। उसने सोच लिया था कि अब इस टेम्पल के अंदर वो तुम्हारी हड्डियां भी शामिल करेगा। हमारे ब्रदर यानी एरिस ने जो है हमारे फादर से बोला कि उसको अपने बच्चे की मदद करने जाने दीजिए, लेकिन ज़्यूस ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे बेटे ने यह खुद चुना है, अब तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ ये सुन के हमें बहुत हैरानी हुई थी कि जो फेट्स थी उन्होंने हमें बता दिया था कि केनोस जो है वो आज हरकुलिस के हाथ मारा जाएगा अगर किसी ने जाके हरकुलिस को ना मारा हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है हरकुलिस पे एरिस आके अटैक कर देता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए किस्मत की बात यह है कि एरिस तुम्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे बीच में मैं आ गई थी, क्योंकि मैं ऐसा होते हुए देख नहीं सकती थी, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही होता है, हम किस्मत को बदल नहीं सकते हैं। और इसी बीच जो है एरिस के टांग पे चोट लग गई और इसलिए वहाँ से उसको फोर्सफुली ओलंपस भागना पड़ा। लेकिन केनोस कभी भी अपना टेम्पल कंप्लीट नहीं कर पाया। और तुम तो ये सारी स्टोरी भूल ही गए। तुम्हें पे हरकुलिस बोलता है, ओ केनोस, हाँ हाँ मुझे याद आया, थैंक्स सिस्टर, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। ये वैसे भी इतनी पुरानी बात हो गई है, मेरे दिमाग से निकल गई। तो वो बोलता है तुम गॉड्स के साथ मसला क्या है, मतलब तुम लोग हर चीज इस तरह से क्यों करते हो, तुम चाहती तो खुद ही जाके पहले केनोस को मार देती तो ये सारा फसाद होता ही नहीं। तो अथीना बोलती है कि वैसे तो तुम मुझे कहीं नाम से जानते हो, लेकिन मेरा प्राइमरीली जो नाम है वो है गॉडेस ऑफ हेक्टर एडवेंचर। मतलब मैं लोगों को इंस्पायर और गार्डियंस देती हूँ, ना कि मैं उनसे उनका शो छीन लूँ। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है सिर्फ लोगों को स्ट्रेटजीज बताना और उनको गाइड करना, बाकी जो करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे। लेकिन जब से मैं तुम दोनों के साथ काम करना और टाइम स्पेंड करना शुरू करा है, मुझे अपने ऊपर ही शक होना शुरू हो गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब ये लोग दोनों बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से हरकुलिस जो है जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो अमेडिस बोलता है कि वैसे तुम्हें एक बात पता है कि अगर मैं भी इतना लंबा होता और एक टावर की तरफ खड़ा रहता तो यहाँ के लोग शायद मुझे भी पूछना शुरू कर देते। और हम देखते हैं हरकुलिस वहाँ पे एक पेड़ के साथ खड़े होकर सूसू कर रहा होता है, लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है कि गिलगामेश, बिल्कुल पहले की तरह हम अपने क्राइसिस के वक्त में तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। और वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से इकारिस और थीना आ गए होते हैं। तो हरकुलिस इधर उधर मुंडी घुमाता है और बोलता है कि क्या क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो इकारिस बोलता है क्या तुम्हें हमारी तरफ देख के भी ये बात समझ में नहीं है कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो वहीं पे थीना बोलती है कि इकारिस जरा आराम से, पहले मुझे अपना मेथड इस्तेमाल करने दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो थीना बोलती है कि गिलगामेश, मुझे पता है कि ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है हम तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि तुम तो थीना हो और तुम अकारिस, मैं तुम लोगों से बहुत बार मिल चुका हूँ, तुम लोग इटर्नल्स हो ना, मैं तुम लोगों से एज अ एनिमी और एज अ फ्रेंड दोनों तरह से मिल चुका हूँ, लेकिन वो बहुत स्ट्रेंज टाइम्स थे जब हम लोग मिला करते थे। तो थीना बोलती कि हम वो इटर्नल्स हैं जिनको क्रिएट किया गया है स्पेस गॉड्स ने, यानी कि सेलेस्टियल्स ने, और हमारी शुरुआत हुई थी इस दुनिया के साथ, मतलब बहुत पहले की बात है ये। हमें जो है इस प्लेनेट के ऊपर 1 मिलियन ईयर्स पहले छोड़ दिया गया था ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। हम लोग बहुत ज़्यादा नामों से जाने जाते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि ओके ये सारी बातें तो मुझे पता है, लेकिन ये तुम लोग हो, कोई मैं नहीं हूँ। तो थीना बोलती है कि रिसेंटली तुम्हारी सारी मेमोरीज को जो है वाइप कर दिया गया था एक मिस्चीवियस फाइट ने, इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सिर्फ हम में से कुछ ही लोग हैं जिनके पास हमारी पूरी फ्रेगमेंट्स और हमारे पूरे पास्ट की मेमोरीज हैं। तो अकारिस और मैं यहाँ पे तुमसे इसलिए मिलने आए हैं ताकि हम तुम्हें अपने साथ दोबारा शामिल कर सकें और तुम हमारे साथ हमारी हेल्प कर सको इस ड्रीमिंग सेलेस्टियल के मामले में। हमारा कजन मक्कारी जो है वो अभी भी ड्रीमिंग सेलेस्टियल से कॉन्टैक्ट के अंदर है, वो हर चीज़ को अप्रोच करता है, हर चीज़ को डिटेक्ट करता है, और उस सेलेस्टियल ने बताया है कि उसको ऐसा लगता है कि तुम ही जो हो वो गिलगामेश हो, और सेलेस्टियल कभी झूठ नहीं बोलता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो लोग हरकुलिस को समझ रहे हैं कि ये इनका दोस्त गिलगामेश यानी द फॉरगॉटन वन है, और उनको ये चीज़ मक्कारी ने बताई और मक्कारी को सेलेस्टियल ने, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे इससे मिलने आए हैं। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि तुम्हारे सेलेस्टियल को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं कोई इटर्नल नहीं हूँ और ये बात मैं जानता हूँ। तो थीना पूछती है अच्छा, वैसे तो हर कोई स्लीपिंग इटर्नल हमसे यही कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ बता सकते हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मेरी मदर अल्कीमी थी और वो प्रिंसेस ऑफ माइसीना थी, इसके अलावा तुम्हें और क्या जानना है। तो वो बोलती है अच्छा तो वो किस तरह की दिखती थी। तो बोलता है कि वो बहुत खूबसूरत थी, वो एक पोएट थी और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत सारे लोग उनको एफ्रोडाइटी से कंपेयर करते थे। तो थीना पूछती है कि तुम्हारे फादर के बारे में क्या ख्याल है। तो बोलता है कि बहुत सालों से मैं यही समझता था कि मेरे फादर एम्फिट्रॉन हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मेरे ज़्यूस जो थे मेरे फादर के रूप में आ गए थे और मेरी माँ के साथ उन्होंने मुझे पैदा करा, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ज़्यूस ही मेरे फादर हैं। तो थीना बोलती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें हर अपनी वो चीज़ पता है फैमिली के बारे में जो कि यहाँ की तकरीबन हर एक किताब के अंदर लिखी हुई है। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी मेमोरीज हैं और ये इतनी ज़्यादा क्लियर है जितनी मैं इसको देख सकता हूँ। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि अगर तुम 3-4 हज़ार साल से जिंदा हो और तुम्हारे सर पे रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ रहा हो तो तुम्हारी मेमोरीज थोड़ी बहुत ब्लर हो जाएंगी, लेकिन इसको मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, ये मेरी अपनी मेमोरीज हैं और मैं इसको जानता हूँ। तो बोलती कि अच्छा, वैसे तो ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर के मिलियंस ऑफ बुक्स के अंदर लिखी गई है जिसको रोजाना हज़ारों लोग पढ़ते हैं, तो तुम किस तरह से क्लेम कर सकते हो कि ये तुम्हारी मेमोरीज जो हैं ये यूनिक हैं और ये तुम्हारी अपनी हैं।
तो वहाँ पे हरकुलिस सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, बस अब चुप हो जाओ। मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पे एक अर्जेंट मिशन के लिए बुलाया है, अब मुझे उसके पास जाना होगा। और हरकुलिस वहाँ से जाने लगता है। तो इकारिस बोलता है कि मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने तुमसे कहा था, तो क्या अब मेरी बारी है? तो थीना बोलती है कि हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। और इस तरह हम देखते हैं इकारिस अपनी आंखें चमकाता है और लेजर मारते हुए बोलता है कि ओ गिलगामेश, तुम्हें ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन तुम इसके लिए मुझे बाद में शुक्रिया ही करोगे। और वो हरकुलिस के ऊपर बहुत जोरदार अटैक करता है। और वहाँ पे देखते हैं कि जमीन के अंदर गड्ढा हो जाता है और हरकुलिस पड़ा हुआ होता है। और इकारिस बोलता है कि गिलगामेश, तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि क्या, कौन बुला रहा है मुझे? तो इकारिस वहाँ पे होता है और बोलता है कि गिलगामेश। तो हरकुलिस बोलता है कि इकारिस, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है? तो इकारिस बोलता है कि देखा, हमारा हीरो जाग चुका है। तो वहीं पे अचानक हरकुलिस इकारिस के मुंह पे पंच मारते हुए बोलता है कि ये तो मेरी एक छोटी सी चाल थी। और इस तरह हम देखते हैं आसमान में ऊपर थीना और अमाडियस को देखते हैं कि हरकुलिस और इकारिस के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। और वहीं पे थीना अपना चश्मा उतारते बोलती है कि यार कसम से मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती हो ना। तो वहीं पे अमाडियस बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन अथीना बोलती है कि नहीं नहीं वो है, तुम यहीं पे रुकोगे, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ तुम वहाँ मुझे फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फाइट सिर्फ गॉड्स की है। और इस तरह हम देखते हैं कि अथीना भी अपने कॉस्ट्यूम में आती है और वो थीना के ऊपर जाके अटैक करती है। और जिस तरह हम देखते हैं हकारिस और हरकुलिस बहुत जोर से लड़ रहे होते हैं और हरकुलिस बोलता है कि मेरा नाम गिलगामेश नहीं है। तो हकारिस अपने पावर चमकाते हुए बोलता है कि फिर ठीक है, फॉरगॉटन वन, हीरो, या फिर जो कोई भी नाम तुम्हें चूज करना है अपनी मर्जी से, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम आखिरकार हो कौन। तो हरकुलिस बोलता है कि एक मिनट, फॉरगॉटन वन? क्या तुम वो समझ रहे हो कि मैं फॉरगॉटन वन हूँ? तो इकारिस बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम वही हो। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और वो बोलता है कि मैं फॉरगॉटन वन से पहले एक बार लड़ चुका हूँ, जब ज़्यूस ने ओलंपियन गॉड्स को भेजा था तुम्हारी सिटी इटर्नल्स की सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम उस वक्त जो हरकुलिस से लड़े थे। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं नहीं, हरकुलिस मैं हूँ, मैं जो हूँ फॉरगॉटन वन से लड़ा था, तुम गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पर कारिस बोलता है कि तुम हरकुलिस हो, तुम वो हो जिसने एटलस से इस पूरी यूनिवर्स का बर्डन अपने शोल्डर पे लिया था। तो बोलता है कि हाँ 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 बिल्कुल, ये सब मैंने ही किया है। तो कारिस बोलता है कि इसका मतलब तुमने तो अपने ही लफ्जों से अपने आप को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि फॉरगॉटन वन ने भी ये सारी डीड्स परफॉर्म करी थी। तो हरकुलिस बोलता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो पागलों वाली। तो वहीं पे हम पुराने एक फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं जो कि 1272 बीसी के अंदर होता है और बोलता है कि ऑल राइट, ये हमारे 5 या 6 लेबर की बात है कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि ग्रीस का सबसे अमीर आदमी जो है वहाँ का किंग एगियस था और उसके स्टेबल्स को हमें साफ करना था। और बोलता है कि मैं और एगियस जो है शुरू से एरोगेंट टाइप के थे, तो मैंने एगियस को बोला था कि इस दिन के खत्म होने से पहले तकरीबन उसका 1/10 ऑफ स्टॉक जो मैं आज के दिन ही साफ कर दूंगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने इससे पहले उसको देखा नहीं था और देखने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे कितना कुछ गंद फैला हुआ है। और बोलता है तो इसलिए मैं बहुत घंटों तक जो हूँ बेलचा चलाता रहा और सफाई करता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल होपलेस हो गया था। और अचानक तभी मैंने देखा कि वहाँ पे द फॉरगॉटन वन आया और उसने मुझे देखा और उसने मुझसे बातचीत वगैरह करी और इसलिए उसने मेरे साथ देने के बारे में सोचा और उसने फिर मेरा वहाँ पे साथ भी दिया था उस दिन। और जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कारिस होता है मुझे ऐसा लगता है कि इस इंस्टेंट जो असली हरकुलिस था वो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और तुम ही द फॉरगॉटन वन हो। और वही अथीना बोलती कि हरकुलिस, इन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। और इकारिस बोलता है द फॉरगॉटन वन, अब तुम्हें और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो वो भी उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन थीना बोलती है कि हरकुलिस, ये तुम कर क्या रहे हो? और वो बोलती है कि थीना, तुम एक विच हो और इसको अपने स्पेल के अंदर से निकालो। तो थीना बोलती है कि विच, हम लोग इटर्नल्स हैं, हम लोग क्रिएचर्स ऑफ साइंस हैं। और वहीं पर अथीना बोलती है कि अच्छा ये साइंस है तुम्हारी, कि तुम लोग किस तरह से एक दूसरे का दिमाग पढ़ते हो और दूसरों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हो, ये सब चीज़ें कोई साइंस नहीं कहलाती हैं। तो बोलती है कि तुम मुझे तो सिखाओ नहीं, क्योंकि तुम जिस फैमिली से हो उसके बारे में मुझे पता है। मैंने सुना है कि किस तरह से तुम्हारे फादर ने हज़ारों चक्कर चलाए हैं और हज़ारों बच्चे पैदा करे हैं। तुम लोग तो अपने बच्चों को ही खाया जाएगा, तुम्हारे फादर ने ही तुम्हारी माँ को खाया था, क्या सब वो सब भूल गई हो? तुम वहीं पे जो है थीना को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार उसके ऊपर मारती बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और अब ये खाओ। और उसको वो बहुत जोरदार मारती है जिससे वो दूर उड़ के गिरती है। लेकिन हम अगले बार देखते हैं कि थीना भी उसके ऊपर बहुत जबरदस्त वार करती है, अथीना के ऊपर, और वो बहुत दूर जाके गिरती है और बोलती है क्या तुम लोग हार मानते हो आप ओलंपियंस? लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं अमेडियस जो है वहाँ पे एक श्रैपलिंग यूज करता है जो कि उसको उन मिसाइल्स के अंदर से मिली थी और वो उनकी तरफ फेंकता है कुछ इस तरह से कि पहले वो जो है थीना के मुंह पे से लगती है और उसका ब्लड उसमें लग जाता है। उसके बाद वो जो शार्पलिन होता है वो जाके सीधा ड्रीमिंग सेलेस्टियल को लगता है। तो इससे ड्रीमिंग सेलेस्टियल को ऐसा लगेगा कि थीना ने जो है इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है। और वहीं पे थीना चिल्लाती है कि नहीं नहीं ग्रेट सेलेस्टियल, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन हमें पता है कि जब भी सेलेस्टियल के ऊपर कोई अटैक करता है इटर्नल, तो उसके साथ बहुत खतरनाक सलूक किया जाता है। और ऐसा ही होता है कि थीना को भी उसको वहाँ पे एक बहुत जबरदस्त शॉक लगता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे माफ करना थीना, लेकिन मुझे भी शायद तुम्हारी तरह इंस्पिरेशन और गार्डियन से इसको मारना चाहिए था। तो वहाँ पे थीना मुस्कुराते बोलती है कि तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुमने अच्छा काम करा लड़के।
और वहीं पर हम देखते हैं भागते हुए मक्कारी आता है और बोलता है कि थीना, इकारिस, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे पास एक अपडेट है गिलगामेश के बारे में। तो इकारिस बोलता है कि क्या मतलब, तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी? तो बोलता है कि या मुझे थोड़ा सा माफ कर दो, क्योंकि सेलेस्टियल कभी कुछ वैसी बातें करता है जो मुझे समझ में नहीं आती है और वो बहुत मेटाफोरिकली चले जाता है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था कि कुछ फॉरगॉटन वंस आ रहे हैं, उसने फॉरगॉटन वन नहीं कहा था और इसने ये बात कभी भी गिलगामेश के बारे में नहीं कही थी, वो इन लोगों की ही बात कर रहा था। तो थीना बोलती है कि ये फॉरगॉटन वंस हैं कौन, वो किसकी बात कर रहा था? तो अथीना बोलती है, क्या तुम्हें ये जानना अच्छा नहीं लगेगा बीबी? वहीं पे देखते हैं हरक्यूलिस और अमेडियस जो बैठे हुए होते हैं। तो अमेडियस बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मुंह उतरा हुआ है? तो बोलता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं, तुम जानते हो ना कि इटर्नल्स माइंड कंट्रोल वगैरह करना जानते हैं। तो अमेडियस बोलता है कि ये सब बकवास छोड़ो और बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। तो बोलता है कि क्या तुम्हें कभी अंदाजा भी है कि ये कितना ज्यादा वियर्ड लगता है कि जब तुम्हें ये पता चले कि तुम एक किस्म के गॉड हो, और तुम्हें जब पता ये चले कि तुम्हारा बाप असली वो है जो कि एक गॉड है, जिसको तुम बहुत सालों से माना करते थे, जिसको तुम अपनी जिंदगी समझा करते थे, और आखिरकार वही तुम्हारा गॉड निकला। लेकिन जब तुम देखते हो कि वो कोई वैसा नहीं है जिसको तुम कभी सोचा करते थे, वो सिर्फ एक जर्क है, मतलब वो सिर्फ एक बुरा सलूक करने वाला है, वो कोई गॉड कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर उन लोगों ने जो कहा वो सच है, मतलब कि अगर मैं इटर्नल हूँ तो कम से कम मेरे पास मेरे सवालों के जवाब तो होंगे ना, और हर चीज़ एक सेंस बना रही होगी। क्या काश जो हूँ एक इटर्नल होता तो कब कितना मजा आया होता। तो अमेडिस बोलता है कि ड्यूड बस भी करो, तुम एक ह्यूमन रेस का हिस्सा हो, मैं तुम्हें यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं यार, वो देखो तो, अगर मैं उनकी तरह होता तो मेरे पास भी वो आई बीम वाली चीज़ होती। तो वहाँ पे अमेडियस जो है हंसना शुरू कर देता है। तुम्हारी बात अथीना आती है और बोलती है कि ऑल राइट ट्रबल मेकर्स, अब ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हम जिस चीज़ के लिए आए थे क्या मैं तुम लोगों को वो अब दिखा सकती हूँ? तो और हम देखते हैं वहाँ पे जंगल में से आवाज़ आती है। अथीना बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए। मुझे लगता था कि ये मीटिंग जो है सिर्फ एक इसी जगह पे कन्वे की जा सकती है, वो भी ड्रीमिंग सेलेस्टियल के शेडो के नीचे, क्योंकि किसी और की नज़र पड़े ये मैं चाहती नहीं हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कौंसल इलाइट जो है आज यहाँ पे जमा हुई है। इस अर्थ के जितने भी पैंथियन है उसके बड़े बड़े लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। आज उन्होंने अपना अराइवल दिखाया ताकि वो भी इस टाइटन को देख सकें जो कि स्पेस से आया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं, मेरा नाम अर्थीना पार्थिनोस है और मैं वो हूँ जो कि फुल्ली ग्रोन पैदा हुई थी ज़्यूस के अंदर से। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे इन सब का इंट्रोडक्शन तुम लोगों को देना होगा। ये इंडी है, ये ग्रीवर ऑफ लाइफ टू द इनका है, ये होरस है, ये इज़ानाकी है, ये जापानीज गॉड है, और ये दूसरे बाकी अलग अलग किस्म के गॉड्स हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक काउंसिल ऑफ गॉड्स है, मतलब जो भी दुनिया के पैंथियंस वगैरह है, जितने भी गॉड्स हैं, जैसे कि ओलंपियन गॉड्स हो गए, नॉर्स गॉड्स हो गए, इजिप्शियन गॉड्स हो गए, तो इन सबका एक पैंथियन बना हुआ है और इन सब की एक बहुत बड़ी कमेटी है, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये एक गॉड लेवल एवेंजर्स हैं। और ये सब तभी कभी मिलते हैं जब कोई बहुत बड़ा खतरा अर्थ की तरफ आ रहा हो, क्योंकि ये सारे जो हैं अर्थ के गॉड्स हैं, यानी अर्थ पे जो रिलीजन है उन सब के गॉड्स हैं। तो इसलिए जब अर्थ पे बहुत ही बड़ी कोई मुसीबत आ रही होती है तो तभी ये लोग सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज अथीना यहाँ पे इनको एक मीटिंग के लिए बुला के लाई है और वो बोलती है कि आज हम लोगों को एक साथ यूनाइटेड होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि डार्क टाइम जो है वो अब हमारे ऊपर आ ही रहे हैं। और अगर आपको पता है कि ह्यूमैनिटी गिर गई तो उसके साथ हम भी गिर जाएंगे, क्योंकि हमें अगर ये ह्यूमंस पूछते हैं तो तभी हमारे पैंथियंस बने हुए हैं, तभी हम कायम हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी है और ये ह्यूमैनिटी जो है बहुत बुरे हाथों में जा चुकी है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी किसी भी वक्त जो है एक वॉर की तरफ जा सकती है और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि तुम देख सकते हो कि स्क्रल्स जो हैं ऑलरेडी इस प्लेनेट को कॉन्क्यर करना स्टार्ट कर चुके हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि बेसिकली अथीना जो होती है वो अपने बैग के अंदर से कटा हुआ सर निकालती है और वो सर एक स्क्रल का होता है। मतलब अब अथीना को भी ये बात पता चल गई है कि स्क्रल्स जो हैं इस अर्थ के अंदर घुस चुके हैं और वो बहुत सारे लोगों के रूप में घूम रहे हैं और कभी भी किसी भी वक्त सीक्रेट इन्वेजन हो सकती है। दी एंड। सो गाइस, तो इसके एंडिंग से आप ये बात समझ गए होंगे कि ये कॉमिक बुक मुझे शेयर करना जरूरी क्यों था, क्योंकि ये एक कॉमिक बुक जो है इसमें हमने हरक्यूलिस के बारे में तो देखा, लेकिन हमें साथ साथ ये बात पता चल गई कि अथीना उन कुछ लोगों में से है जिसको इस बारे की खबर है कि स्क्रल्स इन्वेजन जो है बहुत जल्द अर्थ के ऊपर होने वाली है। तो इसलिए वो सारे गॉड्स को तैयार कर रही है एक साथ, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंसानों के ऊपर आती है और वो सारे इंसान किसी वजह से मारे जाते हैं तो इन गॉड्स को पूजने वाला कोई नहीं होगा और ये गॉड्स खुद ब खुद मर जाएंगे। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ग्रीक गॉड्स, नॉर्स गॉड्स जो हैं ये सब जिंदा ही जो हैं हमारी एनर्जीज पे होते हैं, क्योंकि हम लोग इनको पूजते हैं इसलिए ये जिंदा रहते हैं। तो इसलिए अथीना ने आज जो है गॉड्स की काउंसिल इलाइट जो है उसको एक साथ जमा करा और उनको ये बताया मैटर कि बहुत जल्द अर्थ के ऊपर स्क्रल इन्वेजन होने वाली है। तो गाइज मैं आपको यहाँ से ये बता दूं कि अब सीक्रेट इन्वेजन के हम जो है आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं। अब सिर्फ कुछ बड़े बड़े इश्यूज और स्टोरी आर्ट्स रह गए और उसके बाद अब सीधा सीक्रेट इन्वेजन के अंदर घुस जाएंगे। तो मैं अभी आपको बता दूंगा हरकुलिस का हम जो नेक्स्ट कॉमिक्स पढ़ेंगे वो हम सीक्रेट इन्वेजन की टाइम्स के अंदर ही पढ़ेंगे। मतलब उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हरकुलिस गॉड्स की एक टीम बनाएगा और वो जो है स्क्रल के गॉड से लड़ने जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ चैनल पे शेयर करता रहूँगा, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए।
और अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होने वाली है वो हमारी एक्समैन सीरीज होगी, और वो द मसाया कॉम्प्लेक्स जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सीरीज, उसका ही नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि कहलाएगा मसाया वॉर। सो गाइज मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और गाइज इस तरह की और ऑसम सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वो बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि जब भी मैं कोई सीरीज अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइज दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।